हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग मैथ के 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे कंसेप्ट के साथ, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि पूरा बात समझ में आ जाए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्टिव में यानी 2 अंक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 डिग्री का मान होगा। क्या होगा? आपको पता होगा कि जो कॉट का मान होगा वो tan के विपरीत होगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा? उसके विपरीत, यानी कि 1/√3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगी? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो आपको पता होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, θ/360 गुने πr²। तो यहाँ पर थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे 30/360 गुने πr²। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 तिया 36, यानी कि 1/12 πr²। तो हम देखेंगे कि 1/12 यानी कि πr² से 1 से गुना करेंगे तो πr²/12। तो πr²/12 किस में है? बी में है। तो ये भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसको बनाना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ कैसे होगा। जिससे मान लीजिए ए में दिया है x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x × x² - 1। तो ये हो जाएगा a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 3ab यानी 3ab 3 गुना 2 x लिख सकते हैं हम इंटू a+b। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर दोनों में गुना करेंगे, जो x है दोनों में गुना है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हो जाएगा x⁻³ - x। ठीक है, तो x⁻³ और x⁻³ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 8 प्लस 3 दूनी 6x है, इसमें दोनों में गुना हो जाएगा तो 6x² हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x बराबर -x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस x प्लस 8 बराबर 0। तो यानी कि ये जो है, मान लीजिए 13x हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर, तो यानी a+b का होल स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप बनाकर देख लीजिएगा। और ये जो है x - 2 × x+2, यानी कि ये हो जाएगा a+b × a-b, यानी कि a² - b² पर। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण में हो जाएगा। इसको देखिए, अगर इसको हम बनाते हैं तो ये x² एलसीएम हो जाएगा, तो x⁻4 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी x⁻4 + 1 यानी 2x², यानी x⁻4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यही द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा डी। 6, 8, 6 को मिलाने वाली रेखा कौन? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक दोनों एक ही बात है। तो दोनों को जोड़कर x1 + x2/2 आप लोगों को पहले वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 8 और -4 को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। ठीक है,
तो 2 ऑप्शन इसमें है। और आगे देखते हैं, अगर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 2 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर सी का मान है -6 और ए का मान 1 है, तो यहाँ पर -6 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है संचयी बर्बादता का वक्र कहलाता है, पहले भी बताए हैं कि तोरण कहलाता है। ये VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा ए बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये शंकु होता है, इसका जो शंकु होता है इस प्रकार से, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यहाँ पर l होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि पाई आर एल, तो पाई आर एल सी में है, तो ये सही हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो जो x का मान होता है वही y अक्ष से दूरी कहलाता है, तो x निर्देशांक हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर भुज भी दिया है, तो भुज भी हो जाएगा, यानी कि y निर्देशांक नहीं होगा। दोनों कह रहा है a और b, तो a और b दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 5√2 है, क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, आपको पता होगा। और यहाँ पर लास्ट 8 डॉट डॉट नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा आराम से। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी उस जात का नहीं है। तो यहाँ पर 2/3 जो है परिमेय संख्या है, और ये जो है √25/49 है, तो ये 5/7 हो जाएगा, क्योंकि 5×5 = 7×7 होता है, तो ये भी रूट से निकल जाएगा। और यहाँ पर ये तो 11 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, और 7/3 परिमेय संख्या है, तो यानी कि ये परिमेय ये परिमेय ये परिमेय, तो ये क्या है अपरिमेय, यही विजातीय है। ठीक है, एक जात का नहीं है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, तो इसमें ये तो अपरिमेय पाई को माना जाता है, √7 भी अपरिमेय है, √16 और 25 इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, तो यही जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय है, तो इसमें अपरिमेय कौन, ये परिमेय है, इसका भी निकालेंगे वर्गमूल तो निकल जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका नहीं निकलेगा, ये तो परिमेय है, ये है, तो ये जो है अपरिमेय है। अगला कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का इतना शून्यक हो तो अल्फा बीटा, तो अल्फा या भी शून्यकों का गुणनफल अभी हम बताए थे सी बटा ए, तो यहाँ पर जो सी बटा ए है यहाँ पर हो जाएगा -4/2, ए का मान है 2, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो 2 2 के 4, यानी कि -2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के गुणनफल 8 है तो इसके शून्य, जिसे मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया है, तो एक मान लीजिए कि 8 दिया है, तो दूसरा क्या होगा, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। मान लीजिए कि 8 दिया है, तो कोई 8 दिया है, तो दूसरा गुणनफल करने पर 8 आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस में 1 लिखेंगे तब न होगा, यानी कि 8 × 1 करेंगे तो बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि प्लस में 1 और प्लस में 8, तो प्लस में 1 और प्लस में 8 क्या है, डी ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा ये, जिसे यहाँ पर दिया है x² + ax - b, ठीक है, शून्यक बराबर है, यानी शून्यक आपको पता होगा कि अल्फा और बीटा होता है, तो मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं, लेकिन ये जो है विपरीत है, तो एक अल्फा है तो दूसरा विपरीत है, यानी कि -अल्फा है, तो -अल्फा मान लेते हैं, जिसे कि ये जो अल्फा है बीटा है इसको हम
बराबर मान लिए माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा को अल्फ़ा मान लिए, यानी कि बराबर है लेकिन विपरीत है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा मान लिए। तो यहाँ पर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का मान निकालना है, तो ए का मान कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू, जो बी का वैल्यू है यहाँ पर ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 0। तो बराबर हम जानते हैं कि माइनस बी बटा ए होता है, तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर माइनस बी का मान क्या दिया है, यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर ए दिया है, तो हम लिख देंगे माइनस ए अब बाटा ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस ए बराबर हो जाएगा 0, यानी कि ए बराबर 0, तो ए बराबर 0 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बी का मान कहता निकालने के लिए तो हम यहाँ गुणनफल पर देखते, ठीक है, सी बटा ए पर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए जोगफल पर देखेंगे। 18वां क्वेश्चन में एक और बात बता देता हूँ, जिसे मान लीजिए कि अगर बी का मान कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बराबर किंतु व्युत्क्रम हो, विपरीत के जगह पर अगर व्युत्क्रम दे दे, तो वहाँ पर जैसे हम किए थे अल्फ़ा और एक माइनस अल्फ़ा किए थे, तो उसमें क्या करेंगे अल्फ़ा करेंगे और एक करेंगे 1 बटा अल्फ़ा, व्युत्क्रम मतलब बाटा में होता है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा करते और एक अगला 1 बटा अल्फ़ा करते, तो आपका उसमें निकल जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो जोगफल ज्ञात करना है। तो जोगफल ज्ञात करना आपको पता होगा, अभी बता रहे माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर बी का मान है -2, तो माइनस बी बाटा जब ए होता है तो यहाँ पर -2 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स इतना के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए, तो सी का मान यहाँ पर 10 है और ए का मान 1 है, तो 10 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। तो एक बिंदु पर काटे तो वो हो जाता है अविरोधी, ठीक है, अविरोधी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो तो उसके हल होंगे। तो बहुत हल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आलेख संपाती हो, जैसे मान लीजिए एक ऐसे रेखा है और इसी पर एक और रेखा आ जाए, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अगर 2 आ जाए तो प्रत्येक बिंदु पर काटेगा, यानी कि अनगिनत इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण के अनंत हल हो, यानी कि अनेक हल हो, तो अनेक हल होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो ये अनेक हल हो जाएगा, और इसमें एक अद्वितीय हल होता है और इसमें समांतर होता है, यानी कि कोई हल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण आपको पता है कि क्या होता है, जिसका घात 1 हो, ठीक है। तो अधिकतम घात जिसका 1 हो, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही, क्योंकि अगर इसको बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 घात में आ जाएगा। इसको भी अगर हम गुणा करेंगे तो ये 2 घात में आ जाएगा, और ये 2 घात में ऑलरेडी है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में केवल एक ही घात होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो भिन्न होने के लिए आपको पता है कि d जो है d बड़ा होना चाहिए 0 से,
तो अगर मान लीजिए कि हम इसको बराबर करके मूल समान होता है तो आपको पता है कि डी बराबर होता है, अगर बराबर करके करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a का मान 1 है और c का मान यहाँ पर a है। तो अगर इसको हम अगर a की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 चौका 16 और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 का मान अगर माइनस में आ जाए, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 32 हो जाएगा प्लस में। तो डी बड़ा हो जाएगा 0 से। तो इसका मतलब ये है कि माइनस बी बटा ए सही होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के बराबर 0 के मूलों का योग मान होगा। तो मूलों का योग वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर 2 दिया है, तो -2 जो होगा वही सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, तो विवेचक आप लोग को पता है कि b² माइनस 4ac होता है। तो ये 4 चौका 16 करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 16 करेंगे और माइनस 4ac होता है, तो 4ac, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 4 दूनी 8, 8 का 24, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 में से 16 घटेगा तो -8, यानी कि उल्टा घटेगा तो -8 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर यानी कि सारपंतर डी हो तो एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एपी ए पदांतर डी है तो प्रथम एन पदों का योग तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, या एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो नहीं है, तो यहाँ पर ये दिया है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 30वां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो कोण A बराबर 47, कोण Q बराबर 73। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोण A बराबर 47 है, तो जब कोण A बराबर 47 है तो कोण P भी 47 होगा। ठीक है। और यहाँ पर कोण Q बराबर 73 है, तो कोण Q यहाँ पर 73 है, तो कोण B भी 73 होगा। ठीक है। तो कोण A हो गया 47 है, कोण B भी हो 73 हो जाएगा। तो कोण C का मान, तो कोण C का मान निकालना है, तो जो दोनों जोड़कर 180 में से घटा देंगे। तो अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 7 4 11, 1 12, यानी कि 120 हो जाएगा। और 180 में से अगर 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD बराबर BD बराबर 8, तो BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को बता देता हूँ फिगर बनाकर। तो है एक त्रिभुज है इस प्रकार से। ठीक है। और इस पर AD लंब है, यहाँ पर A है, D है, ABC त्रिभुज है, ये लंब है। यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AD बराबर BD बराबर 8, तो AD दिया है 8, ठीक है, BD दिया है 8, और यहाँ पर BC दिया है 23, यानी BC दिया है 23। पूरा ये जो पूरा है ये 23 दिया है। ठीक है। तो जब हम पूरा 23 में से हम 8 को घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 15। ठीक है। 15 8 23 होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, AC का मान ज्ञात करें, तो AC इसको ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है। AC ज्ञात करना है। और यहाँ पर आधार दिया है और ये लंब दिया है, तो हम आधार और लंब को बर करके जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि अगर हम 15 स्क्वायर कर देते हैं प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 और प्लस 64, और ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और ये जो है 17 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 17 सेंटीमीटर देख लेते हैं किस में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ, यानी कि ABC जो है छोटा त्रिभुज है और PQR जो है थोड़ा बड़ा है, और दोनों समरूप हैं।
तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जिससे मान लीजिए कि ए बी सी हो गया, ये ए बी सी, और इसके लगभग दोगुना है ये, यानी पी क्यू आर। तो कह रहा है 2AB बराबर पी क्यू, यानी कि जो पी क्यू है डबल है, माने ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके डबल है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, BC बराबर 8 है, तो BC 8 है, ठीक है। तो क्या निकालना है, QR। तो QR BC 8 है तो QR कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि यहाँ पर AB के डबल PQ है तो BC के डबल हो जाएगा QR, क्योंकि ये दोनों समरूप है। तो 16 सेंटीमीटर देख लेते हैं किस में है, बी में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CA बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, तब A बराबर, कोण A बराबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ा सबसे बड़ा है, क्योंकि 6 यहाँ पर 3 है, तो यानी कि अगर √4 होता तो 2 होता, में दोगुना होता तो 12 होता, यानी कि 12 ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम पाइथागोरीय त्रिक पर हम इसको देख लेते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक पर सटीक है कि नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा 6 स्क्वायर, कोई भी इसमें मान सकते हैं इसको या इसको, और ये हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 144 बराबर 36 प्लस 6 का 36, 36 तिया जो होता है 108 होता है, और दोनों जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पाइथागोरीय त्रिक पर हमारा ये कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो कर्ण है क्या है, 12 है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है 12 हो गया, और कोई भी यहाँ पर मान लीजिए हम 6 मान लेते हैं, तो ये क्या है, BC है। तो BC अगर हम यहाँ से ऐसे मान लेते हैं BC 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, यानी 6, और ये हो जाएगा 6√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कोण A का मान। तो कोण A का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 पर ही समकोण बना है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A इतना, B इतना और C इतना, तो त्रिभुज के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों को बता देता हूँ। जो फार्मूला होता है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A इतना इतना और इतना है, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष है, ये जो त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बिंदु है उसको हम लिख लेंगे। ए बिंदु दिया है 38, यहाँ पर दिया है, इसी से बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसे मान लीजिए यहाँ पर x1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जो शुरू में है वो x1 हो जाता है, 3 है। x2 बराबर कितना है यहाँ पर -4, x3 बराबर हो गया 5, ठीक है। और फिर y1 बराबर है 8, y2 बराबर हो गया 2, और y3 बराबर -1। क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/2, x1 का मान क्या है, 3 है, तो 3 इंटू y2। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो y2 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और माइनस है, और यहाँ पर -1 है y3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम +1 लिख सकते हैं। x2 है -4 है, तो कोष्ठ में लिखेंगे y3 का मान है -1, और y1 का मान क्या है 8, तो हम
8 यहाँ पर -8 लिख देंगे, ठीक है। प्लस x3 का मान क्या है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। और देखिए y1 का मान है 8 माइनस यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये देखिए यहाँ पर गुना है तो 3 3 के 9 प्लस माइनस है और यहाँ पर ये -9 हो जाएगा, यानी कि 9 चौका 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 36 प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा 6 और 6 और यहाँ पर क्या था x3 क्या था 5, तो 6 5 30, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 36 66 और 9 75, यानी कि 75, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 75/2, 75/2। इसको हम जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 7 14, यानी 1 बचा 37.1/2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, 37.1/2 बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु P इतना, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में बांटती है। तो ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। 35वां क्वेश्चन है, जैसे किस अनुपात में कर रहा है, तो हम अनुपात को मान लेंगे k अनुपात 1, ठीक है। तो k अनुपात 1 को मानेंगे तो रेखाखंड एक बना लेंगे। मान लीजिए कि a हो गया, a कितना है -2 1 है, और b हो गया 7 4, और यहाँ पर किसी बीच में बिंदु है, जैसे बिंदु दिया हुआ है 1 और 2, इसको कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ पर किस अनुपात में, अनुपात बताना है कि क्या है। तो हमने क्या मान लिया, 1 अनुपात k अनुपात 1। तो आपको पता है कि अनुपात को हम m1 अनुपात m2 पर करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है P, तो P का निर्देशांक जब हम लिखेंगे, P का निर्देशांक, ठीक है, मान लीजिए P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। और आगे होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। ये होता है बीच का निर्देशांक। तो अगर m1 बराबर जो है, m1 कितना है, m1 हमने माना k, तो k गुना क्या हो जाएगा x2 है, x2 है 7, तो 7 हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1 गुना m2 1 है, ठीक है, तो x1 क्या है -2, तो -2 यहाँ पर हो जाएगा, अब बटा k प्लस 1, और यहाँ पर देखिए k गुना y2 4 है, प्लस 1 गुना y1 देखिए कि यहाँ पर क्या है y1 1 है, ठीक है, और बाटा हो जाएगा k प्लस 1। अब इसी को बना देंगे, यहाँ पर 7k माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -2, अब बाटा k प्लस 1, और ये हो जाएगा 4k प्लस 1 बटा k प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए x का मान जो दिया है 1 है और ये y का है 2 है, तो हम इसको तुलना कर देंगे, तो इसको x से तुलना कर देंगे तो हो जाएगा 7k प्लस क्या है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, -2 बटा k प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का 1 है और y वाला क्या है 2 है, ठीक है। तथा 4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया है, आपको बार बार बता रहा हूँ, देखिए y के 2 दिया है, x का 1 दिया है,
तो ये जो मान है, ये जो मान होता है ये x का होता है और ये y का होता है, ठीक है। तो उसको हम तुलना कर देंगे। अब यहाँ पर अनुपात निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, k+1 बराबर 7k -2 हो जाएगा। तो k यहाँ पर देखिए 7k इधर आएगा तो हो जाएगा -7k बराबर -2 और इधर जाएगा तो -1, यानी कि -6k = -3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस कर देगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ भी 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2k प्लस, यहाँ पर k+1 है, यानी 2k + 2 हो जाएगा = 4k +1। तो 2k - 4k बराबर 1 और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा -2। तो -2k बराबर -1, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 1/2 दोनों में आया तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 देखिए किस में है, ए ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह क्या है। अगर विस्तार से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन विस्तार से बनाएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको दोनों तरीक़ा से बता दूंगा, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करती है, मान लीजिए कि ये जैसे ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ठीक है। तो y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करती है, तो मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई बिंदु है, तो यहाँ पर y अक्ष है या यहाँ पर है, तो कहीं भी है, तो y का जो मान होगा कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि भुज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0y, ठीक है। यहाँ पर जो x का जो मान होगा वही 0 हो जाएगा, तो उसके बराबर कर देंगे, बस इसका अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम बिंदु ले लिए b, यहाँ पर हो गया 1 -2 और ये हो गया -3 माइनस, और यहाँ पर जो अनुपात है हो जाएगा k:1, यानी कि m1:m2। बस उसी फॉर्मूला पर बना देंगे, देखिए कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ k वाला लिखना है, यानी कि जो भुज है, भुज 0 है, तो उसी को हम सिर्फ लिखेंगे, y वाला से मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि x वाला से मतलब है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर m1x2 + m2x1 बटा k+1, यानी कि m1:m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। बस इसी को बना देना है। तो देखिए m1 का मान है k, तो k गुना x2 का मान क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x2 का मान 1 है, प्लस m2 हो गया 1 गुना x1 क्या है, -3 है, ठीक है। अब बाटा हो जाएगा k+1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए k -3 बराबर 0, ये जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3। बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 3:1। 3:1 देखिए कहाँ है, 3:1 सी में है, सी ऑप्शन। ओ सॉरी, यहाँ पर है 3:1, ये बना रहे थे 36वां, ये हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, आगे आप लोग बनाइएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। तो x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है, तो वहाँ पर y वाला को लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम x लिए थे तो आप लीजिएगा y, तो y आप ले लीजिएगा, जहाँ x2 है वहाँ y2 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम यही हो जाएगा, ठीक है। बिंदु जो है ये ले लीजिएगा दोनों, ठीक है। तो आपका इसमें पता नहीं कौन आएगा, आप बनाइएगा, तो आपको, आप जब तक नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मैं श्योर हूँ कि आप लोग जरूर बना देंगे। ठीक है, 36वां क्वेश्चन आप चाहेंगे कि जल्दी बना दें। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि इतना बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आपको एक काम करना है, प्रैक्टिकली कर देना है। जैसे मान लीजिए कि ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो हम क्या करेंगे कि इस मान को ही रख देंगे। ठीक है, तो -3 और -4 कहाँ होगा, तो -3 एक्स का मान लीजिए कि यहाँ पर है -3, और -4 मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 और -2 रख देंगे, तो 1 प्लस में यहाँ पर x का मान होता है -2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों रेखा इसी को कह रहा है, ये दोनों रेखा मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो y अक्ष है यही कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3 है, तो 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ ये जो कहाँ क्या मिला है, 1, यहाँ पर क्या मिला है, 1 मिला है x का मान, तो 1 मिला है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 मिलेगा, यानी कि 3:1। इस प्रकार से भी आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो 37वां है, आप दोनों तरीका से करके देखिएगा कि कौन हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 38वां, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी करना है तो दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, रूट अंडर में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी कोई भी कहेगा तो जो भी रहेगा उसको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 5 25, दोनों जोड़ेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 41। तो 41 ए में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री सही हो जाएगा। और ये 9 सेक स्क्वायर ए, 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आया था एक बार ऑब्जेक्टिव में। ये कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा, तो इतना का मान आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 tan 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद बाटा है, बाटा के जगह पर हम क्या करते हैं, भागा लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर हम कर देंगे, तो 1/, अगर √3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2/√3 हो गया, गुना करके अगर मान लीजिए बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 1 4, यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो 2 2 निके 4, और ये √3 से ये 3 कटाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 किसका मान होता है, आपको पता होगा किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये दोनों तो होगा नहीं, तो एक साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान अभी अपने यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2 है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और अभी यहाँ पर √3/2 आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका मान सबसे छोटा होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा क्या होगा, तो √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 45 का 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो सबसे छोटा मान कॉस 90 डिग्री का है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कॉस π/3 का मान होगा डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि कॉस 180 डिग्री बटा 3 करेंगे तो 3 छक 18, यानी कि कॉस 60 डिग्री मान हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, बताया था कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बहुत ही सिंपल है, ये सूत्र ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 46वां क्वेश्चन करें, दी गई आकृति में OPA 35, देखिए OPA 35 है, तो यहाँ पर
AOP का मान निकालना है, AOP का मान। तो इसका मान ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो स्पर्श किया है तो 90 डिग्री है, तो और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, तो 90 में से हम 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 5, 55 डिग्री, भी सही हो जाएगा। ये कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु PA से दो स्पर्श का P और PB खींची गई, तो PA बराबर इतना, तो PB बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन कैसे करें। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आप लोगों को पहले भी बताया गया है, तो इसका जो है 7 सेंटीमीटर हो जाता है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा जो है ये भी बताया गया था, वर्ग की भुजा जो है 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। देखिए ये व्यास दिया है तो परिधि तो 2πr होता है, यानी कि 2πr बराबर 22/7 गुना r का मान क्या है, व्यास दिया है, यानी कि r का मान 7 हो जाएगा, तो 7 कर देगा, 22 दूनी 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो r कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो r 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई है इंच है 14। ठीक है, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, πr², यानी कि 22/7 गुना r का मान क्या है 2 है, यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 176, 176 ए में है, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन को का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के रूप में, यानी कि जो समवृत्तीय जो वृत्ताकार बेलन है 14 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, तो यानी कि πr² बराबर हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा, यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, घन का आयतन नहीं ना होता है, घन का एक किनारा दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 22/7, r का मान r तो निकालना है r², और इंच दिया है 14 सेंटीमीटर लंबा है, बराबर 11 गुना 11। ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा r² बराबर 11 गुना 11, और जो ऊपर है नीचे हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर 11 दूनी 22 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गुना 2 नहीं, r² है ना, r² तो यह 2 ही एक ही है, 2 बार लिखा गया है, तो 2 गुना 2 बच गया, यानी कि r बराबर हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 11/2, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटेगा तो ये भी डबल है तो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 है। ठीक है, तो हमें निकालना है व्यास, तो अगर हम व्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो यानी कि 11 डी देखिए कितना है, बी ऑप्शन में है, बी सही हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये पहले भी आप लोगों को बताया गया था, अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिए कैसे बनेगा। जिससे मान लीजिए है x, सबको जोड़कर हम उस प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो क्या होगा x + 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, अब बाटा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसका जो है संख्या कितना है 4 है, और बराबर माध्य कितना है 4 है, तो 4 3 7 5 12, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16 - 12, यानी कि 4 देखिए किस में है, ए में है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वितरण में के माध्य बहुलक माध्य के बीच के जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये आपको याद कर लीजिएगा, ये होता है। ठीक है, किसी परिवर्तक बटन के बहुलक आलेख के लिए क्या होता है आयत चित्र होता है। यहाँ पर चरों का आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है वो माध्यिका कहलाता है या माध्यक या माध्यिका, दोनों की बात है।
इसमें कह रहा बहुलक, जो ज़्यादा बार आता है यानी 3 ज़्यादा बार आया है तो 3 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा? तो जैसे 2 सिक्कों को उछालेंगे तो जैसे मान लीजिए हेड टेल होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 सिक्का को उछालेंगे तो मान लीजिए कि एक बार हेड आया, दोनों में टेल आया, शुरू में हेड आया, बाद में टेल, फिर टेल आया, फिर हेड आया, तो यानी कि टोटल घटना जो है 4 बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 पट, तो 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 2 पट तो मान लीजिए दोनों तो 2 ही बार 2 पट या 2 चीत कहेगा तो एक ही होगा, तो यानी भी घटना क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1/4। तो 1/4 देखिए डी ऑप्शन में। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पाता निकाला जाता है, तो एक ईका प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो एक ईका यानी कि हम जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में ईके जो हैं 4 होते हैं, तो आरंभिक घटना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं, आरंभिक घटना 4 हो जाएगा और कुल घटना क्या है? 52 है, तो 4/52, तो 13 का 52 होता है। ठीक है, यानी कि 1/13 हो जाएगा, 1/13 इसमें है। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई में से पता निकाला, तस्वीर वाला पता। तस्वीर वाला पता आपको पता होगा कि क्या होता है। तो तस्वीर वाला पता में जो है, यहाँ पर देख लीजिए, बता देता हूँ। जैसे बेगम जो होता है, बेगम का 4 होता है तस्वीर वाला पता, बादशाह होता है 4 गो, और गुलाम होता है जो है वो कितना होता है? 4 गो, यानी कि कुल कितना होता है? 12। ठीक है, और कुल घटना 52, तस्वीर वाला पता 12 ही होता है। ठीक है, तो 52 4 से घटाएंगे 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 3/13। तो 3/13 होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।